ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम स्पॉटलाइट में प्रस्तुत है कोविड-19 महामारी की परीक्षण सुविधाओं को बढ़ाने और अन्य उपायों पर भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक प्रोफेसर बलराम भार्गव के साथ भेंटवार्ता। भेंट करता है आकाशवाणी की विशेष संवाददाता मट्टू जेपी सिंह। देश भर में कोविड-19 संक्रमण से ठीक होने वालों की दर 48.88% पहुंच गई है और 1,37,206 लोग स्वस्थ हुए हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) कोविड-19 जांच की सुविधा बढ़ाने के लिए सरकारी और निजी जांच केंद्रों को निरंतर मंजूरी दे रहा है। अब तक देश भर में 823 जांच केंद्रों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 590 सरकारी और 223 निजी जांच केंद्र शामिल हैं। और विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं DG ICMR डॉक्टर बलराम भार्गव। डॉक्टर भार्गव, इस वैश्विक महामारी से देश कितना प्रभावित हुआ है और इसका आकलन आप कैसे करेंगे? जैसे कि आपने बताया कि हमारे पास 823 लेबोरेटरीज तैयार हो गई हैं, क्योंकि इस महामारी के संक्रमण के कंट्रोल के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम है कि उसकी जांच करना और डायग्नोस करके टेस्ट कर लेना। टेस्ट करने के बाद उसको आइसोलेट करना और फिर कंटेनमेंट में रखना। तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज हम लोग हिंदुस्तान में 50 लाख टेस्टिंग कर चुके हैं और इस समय हिंदुस्तान की टेस्टिंग की रैंकिंग दुनिया में 4th पोजीशन पे है। और हम लोग के यहाँ इस बीमारी में जितने लोगों पीड़ित हुए हैं वो काफ़ी ठीक होके जा रहे हैं और हमारी मोर्टेलिटी जो है वो बहुत दुनिया में सबसे लो है। तो हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से हम लोग ने लॉकडाउन पहले 70-80 दिन कर लिया, उससे हम लोग ने काफ़ी कुछ कंट्रोल कर लिया। एक चीज़। दूसरी चीज़, हम लोग ने अपना कंट्रोल के साथ साथ हम लोग ने अपनी टेस्टिंग लेबोरेटरीज भी तैयार कर ली और क्योंकि टेस्टिंग लेबोरेटरीज तैयार हो गई, उसके साथ हम लोग ने अपने अस्पतालों में इंतज़ाम भी काफ़ी कर लिया, चाहे मैन पावर का हो, चाहे इक्विपमेंट का हो, चाहे ऑक्सीजन का हो। तो ये हम लोग को लॉकडाउन करने से ये बहुत बहुत बड़ा फ़ायदा हो गया कि हम लोग को 70-80 दिन में हम लोग ये सब तैयारी कर पाए। सर, तमाम रोकथाम के बाद भी ये देखा जा रहा है कि हर दिन संक्रमण के हजारों केस सामने आ रहे हैं। संक्रमण की वास्तविक स्थिति कितनी चिंताजनक है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि संक्रमण की वास्तविक स्थिति चिंताजनक है, मगर हमारे देश में जिस तरीके से संक्रमण हुआ है वो धीरे धीरे हुआ है और धीरे धीरे ही पूरे देश में ही जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि इसकी स्पीड ऑफ स्प्रेड हैज़ बीन वेरी स्लो। तो थोड़ा सा ये हम लोग के लिए अच्छा रहा है कि हम लोग को समय मिल गया है सारी तैयारी करने के लिए, एक चीज़। और दूसरी बात ये हो गई है कि हमारे काफ़ी मरीज जो हैं इसके वो सब ठीक होके भी जा रहे हैं। और क्या वजह है कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में जो देखा गया है कि इसमें मोर्टेलिटी बहुत कम है, तो ये बहुत हम लोग को संतोषजनक बात है कि मोर्टेलिटी बहुत कम है, क्योंकि जितने लोगों को बीमारी हो रही है काफ़ी ठीक होके भी जा रहे हैं और मोर्टेलिटी अन्य देशों से कंपेयर किया जाए तो बहुत ही लो है हमारी। सर, अगर एलाइजा टेस्ट की बात की जाए तो एलाइजा टेस्ट कितना प्रभावकारी है? देखिए, एलाइजा टेस्ट डायग्नोसिस के लिए नहीं है, एलाइजा टेस्ट सर्वे के लिए है कि इस क्षेत्र में या इन ग्रुप ऑफ लोगों में कितनी बीमारी फैल चुकी है, कितनी बीमारी हो चुकी है 15 दिन पहले। क्योंकि एलाइजा टेस्ट IgG एंटीबॉडी की जांच करता है। IgG एंटीबॉडी उन्हीं में पैदा होते हैं जिनको बीमारी हो चुकी है। तो ये टेस्ट डायग्नोसिस के लिए नहीं है। डायग्नोसिस के लिए टेस्ट अभी भी RT-PCR है और फिर यदि बीमारी हो चुकी है और अगर नहीं पता चली तो IgG टेस्ट से पता चल जाता कि इनको बीमारी हो चुकी है और दोबारा नहीं होएगी। ये इससे बहुत फायदा हो जाता है कि इन लोगों को जिनका IgG टेस्ट पॉजिटिव आता है, इनको बीमारी हो चुकी है और इनको आगे चल के दोबारा बीमारी होने की चांसेस नहीं है। सर, क्या हम ये मानकर चलें कि संक्रमण की स्थिति अभी और गंभीर होने वाली है, और यदि कहा जाए तो ये संक्रमण पर काबू कब तक पाया जा सकेगा? देखिए, ये तो महामारी जो है ये पूरे दुनिया में है फैली हुई है। अभी इस पे काबू कई देशों ने नहीं पा पाए हैं, जबकि उनके 80, 90, 100 दिन भी हो चुके हैं। कई जगहों के मतलब 4-5 महीने भी हो गए हैं कई क्षेत्रों में दुनिया में।
हमारे देश में हालांकि पहला केस 30 जनवरी को हुआ था, फिर हमारे पास मार्च से शुरू हुए थे। मार्च की शुरुआत में जब केस हमारे यहाँ 100-150 हुए, फिर तो अभी मार्च, अप्रैल और मई के 3 महीने हुए हैं और जून चालू हुआ है। तो उम्मीद है कि ये बीमारी थोड़ा सा कुछ स्टेबलाइज करे या 1-2 महीने थोड़ा सा बढ़े और फिर आगे जाके थोड़ी सी कम होने की उम्मीद है। मगर अभी आप जैसे कि देखिए कि अन्य देशों में भी अभी तक बहुत कमी नहीं हुई है। चाहे आप यूएसए में देख लें, चाहे यूनाइटेड किंगडम में देख लें, चाहे इटली में भी देख लें, चाहे स्पेन, अभी भी थोड़े वहाँ केस हो रहे हैं। HCQ दवा को लेकर सर एक संशय की स्थिति बनी हुई है। दवा को लेकर ICMR और WHO की समीक्षा में अंतर क्यों है? देखिए, हम लोग ने ICMR ने इस दवा को केवल प्रिवेंशन के लिए या प्रोफिलैक्सिस के लिए रिकमेंड किया था, वो भी ऑन एम्पेरिकल बेसिस, देखते हुए कि ये एक एंटीवायरल दवा है, नंबर 1। नंबर 2, ये एक ऐसी दवा है जिसका हम लोग प्रयोग 50 साल से कर रहे हैं। 3, कि ये दवा इन विट्रो या जिसे एक्सपेरिमेंटल में देखा गया है कि ये कुछ एंटीवायरल एक्टिविटी है। और 4, हम लोगों ने कहा कि ये दवा प्रोफिलैक्सिस के लिए सक्सेसफुल हो सकती है और इसलिए हम लोगों ने जिस डोज में रेकमेंड किया था कि 800 मिलीग्राम पहले दिन लें और फिर जैसे पहले संडे को आपने 800 मिलीग्राम लिया, फिर हर संडे 400 मिलीग्राम लें। तो इस डोज पे कोई भी साइड इफेक्ट हम लोग ने नहीं देखा और न देखा गया। और हम लोग ने मलेरिया में सालों से यूज की है, तो इसमें कोई कार्डियक साइड इफेक्ट वगैरह हम लोग ने नहीं देखा इस डोज पे। WHO ने जो डोज अपनी ट्रायल्स में रिकमेंड किया था वो बड़ी हाई डोज, और उसमें उन्होंने कुछ देखा कि टॉक्सिसिटी है, फिर कहा कि टॉक्सिसिटी नहीं है। पहले फिर पब्लिश किया था, कुछ पेपर आए थे कि हाँ टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा है, फिर कहा गया कि वो डेटा ठीक नहीं है, फिर वो, तो इसलिए ये स्टैंड है। मगर अभी भी WHO ने उनकी जो एक ट्रायल है उसमें अभी भी मना नहीं किया है और कहा है कि इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इस वायरस से कब तक लड़ना होगा? इस जंग से हमारी जीत की क्या संभावना है? इस जंग से अभी दुनिया को जीतना भी है और देश को भी जीतना है, तो ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, मगर कुछ महीने तो लगेंगे इसको कंट्रोल में आने में। और जब तक कि वैक्सीन नहीं आती या जो भी रीपर्पस ड्रग एंटीवायरल हम लोग जिसका प्रयोग कर रहे हैं उसकी भी सक्सेस बहुत ज़्यादा नहीं आ रही है, तो जब तक ये दोनों चीज़ों में सक्सेस नहीं आएगा तब तक हम लोग इस जंग से लड़ते रहेंगे। और अभी तक भारत ने अच्छी तरह से लड़ा है और आगे भी लड़ेगा, और हम चाहेंगे पूरा भारत लड़े इसके। सर, ये कहा जा रहा है कि भारत में जो कोरोना वायरस है अन्य देशों के वायरस से अलग है। क्या इसके स्वरूप में बदलाव संभव है? अगर आपको याद होगा कि हम लोग इटली से भी अपने कुछ छात्रों को वापस लाए थे, हम लोग ईरान से भी कुछ अपने पिलग्रिम्स को वापस लाए थे, और हम कुछ लोग चाइना से भी वापस आए थे। तो तीनों के वायरस हमारे पास अवेलेबल थे और तीनों को हम लोग ने नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग वगैरह से वायरस का देखा, तो 99.99 बिल्कुल बराबर एक ही तरीके के हैं तीनों। तो ऐसा कोई ये कहना कि भारत में जो वायरस आया वो अलग था और ये था, नहीं, बिल्कुल ये तो मेरे हिसाब से गलत बात होगी। सर, कोविड-19 को रोकने के लिए हमारे मुख्य हथियार कौन कौन से हैं? कोविड-19 को इस समय जो मुख्य हथियार हैं वो सारे नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन है, जैसे फेस मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, 2 गज की दूरी, और हम लोग को अर्ली डायग्नोसिस और कंटेनमेंट टेस्टिंग करके बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो हमारे हाई रिस्क वाले लोग हैं, जो एल्डरली पॉपुलेशन है, जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या फेफड़े की बीमारी जिनको है, या छोटे बच्चे 10 साल की उम्र से कम, या प्रेग्नेंट मदर्स, इनको संभाल के रखना है, आइसोलेट करके रखना है ज़्यादा, क्योंकि इनमें बीमारी यदि फैलती है तो फिर थोड़ी सी सीरियस ज़्यादा होती है। कोरोना की रोकथाम में ICMR की अब तक क्या भूमिका रही है? कोरोना की रोकथाम में ICMR की भूमिका ये रही कि जनवरी में हमारे पास एक लेबोरेटरी थी जांच करने के लिए। हम लोग ने धीरे धीरे बढ़ा के, जैसे आपने बताया कि अब 823 करीब लेबोरेटरी पूरे देश में बना दिए हैं। 50 लाख टेस्ट हो चुके हैं आज की तारीख तक, मतलब दिन में कोई 1,40,000 टेस्ट हो रहे हैं इन सब लेबोरेटरीज।
तो आईसीएमआर ने कोशिश की और सारे ऑर्गेनाइजेशंस पूरे देश के, चाहे डीबीटी, सीएसआईआर, डीएसटी, डीआरडीओ, आईसीएआर, सब ने मदद की और ये लैब्स चालू हुई हैं। और प्राइवेट सेक्टर ने भी मदद की, तो उन्होंने भी काम इसमें काफ़ी मदद की है टेस्टिंग में। तो एक तो काम आईसीएमआर ने टेस्टिंग में किया, दूसरा आईसीएमआर की कुछ ट्रायल्स चल रही हैं कई रीपर्पस्ड ड्रग्स पे या रीपर्पस्ड प्लाज्मा पे, जिसका हम लोग देख रहे हैं कि इससे कुछ फ़ायदा होता है कि नहीं फ़ायदा होता है। तीसरा, अनुसंधान कर रहे हैं कुछ वैक्सीन के डेवलपमेंट में। और चौथा, हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ में और हॉर्स में भी कुछ एंटीबॉडीज़ यदि हम लोग पा सकते हैं। तो इन सब क्षेत्रों में अनुसंधान हो रहा है और तेज़ी से हो रहा है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन पे हम लोग ने कुछ डेटा कलेक्ट करके पब्लिश भी किया है। और वैसे ही हम लोग ने वायरस को पहले ही आइसोलेट किया। सबसे पहले वायरस को आइसोलेट करके हमने वैक्सीन के प्रोडक्शन के लिए या वैक्सीन के अनुसंधान के लिए उस वायरस को 2-3 एजेंसीज को दिया। तो इस तरीके से आईसीएमआर अपनी अनुसंधान की भूमिका निभा रहा है और कोशिश करते हैं कि इसको आगे चल के भी निभा पाए। डॉक्टर भार्गव, देश ने अब तक लॉकडाउन के 5 चरणों का सामना किया है। ये कितना प्रभावकारी रहा है? जैसे कि मैंने शुरू में भी बताया आपको, इस लॉकडाउन से इस देश के लिए मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ। क्योंकि पहली चीज, जैसे हम तो अपने आईसीएमआर की तरफ से ये कह सकते हैं कि हमारे को समय मिल गया कि हम सारी टेस्टिंग लेबोरेटरीज पूरे देश में बना पाए, हर स्टेट में बना पाए, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक बनाने की कोशिश की और बना पाए, और सबकी ट्रेनिंग करी, सबके लेबोरेटरी इक्विपमेंट दिया, सबको रिएजेंट्स पहुंचा पाए। जबकि लॉकडाउन था तब भी हम लोग ये सब काम कर पाए और भारत सरकार से पूरी मदद मिली, जिससे हम सब जगह रिएजेंट्स पहुंचा पाए, चाहे रात की फ्लाइट हो, चाहे हेलीकॉप्टर से जाना हो, चाहे जिससे। तो ये एक फायदा हुआ लॉकडाउन से कि सारी की टेस्टिंग भी होने लग गई। दूसरी चीज, जैसे कि हम देखें कि सारे डिस्ट्रिक्ट या सारे शहरों में अस्पताल तैयार हो गए, सचेत हो गए, सबने अपने अस्पतालों में बेड्स के लिए देख लिया कि मैन पावर अवेलेबल है, डॉक्टर्स, नर्सेज और ऑक्सीजन अवेलेबल है, दवाइयाँ अवेलेबल हैं। तो ये एक समय मिल गया हम लोग को कि हमारे यहाँ बीमारी बहुत धीरे धीरे फैली। ये लॉकडाउन से फायदा हुआ। तो हम लोग को समय मिल गया कि हम अपनी तैयारी थोड़ी हद तक कर सकें। अब जैसे कि आप देख लें कि पहले ये रिएजेंट्स या किट्स बाहर से आते थे, विदेशों से आते थे। अब हमारे यहाँ के एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप्स ने भी बनाना शुरू कर दिया सारे किट्स, और उनको भी हम लोग ने सबको टेस्ट कर दिया। उनका भी अब प्रयोग हो रहा है टेस्टिंग के लिए। अब पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट हो, चाहे N95 मास्क हो, वो भी बाहर से आते थे। फिर उसकी भी इंडस्ट्रीज स्टार्ट चालू हो गई पूरे देश में। करीबन 100 इंडस्ट्रीज हैं जो अब पीपीई बना रही हैं और देश में बिल्कुल इसकी कमी नहीं है, पीपीई, N95 मास्क। तो ये जो लॉकडाउन से हम लोग को समय मिल गया कि बीमारी बहुत धीरे फैली, तो उससे हम लोग को ये फायदा हो गया कि हम लोग तैयारी कर पाए, चाहे टेस्टिंग में हो, चाहे कंटेनमेंट में हो, चाहे हॉस्पिटल्स में हो, चाहे पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट में हो, चाहे वेंटिलेटर्स में हो, इस सब में पूरी, चाहे ऑक्सीजन सप्लाई में हो, इस सब में हम लोग तैयारी कर पाए। सर, लॉकडाउन से अब देश अनलॉक हो गया है, क्या हम इसके लिए तैयार हैं? लॉकडाउन से अनलॉक हुआ है, धीरे धीरे अनलॉक हो रहा है और बहुत ही कैलिब्रेटेड तरीके से अनलॉक हुआ है, जिस तरीके से हम लोगों ने देखा है। तो इससे एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह हुई है कि पूरे लॉकडाउन से सबकी मानसिकता बदल गई। सबकी मानसिकता में ये आ गया कि फेस मास्क पहनना है, थोड़ा डिस्टेंस रखना है, केयरफुल रहना है, जब तक बहुत जरूरी काम नहीं है तो वहाँ न निकलें, लोगों से न मिलें। तो ये तैयारी इस तरीके से एक तरीके से हो गई और अब लॉकडाउन धीरे धीरे खुला है तो लोगों का मानसिकता जिस तरीके से हो गई है, तो मेरे हिसाब से ये जो नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशंस हैं, ये हम लोग के एक तरीके से माइंड में ऐसे आ गए हैं कि हम लोग इसको फॉलो करेंगे और इससे बहुत फर्क पड़ेगा। डॉक्टर भार्गव, कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। अभी आप सुन रहे थे कोविड-19 महामारी की परीक्षण सुविधाओं को बढ़ाने और अन्य उपायों पर भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक प्रोफेसर बलराम भार्गव के साथ भेंटकर्ता थीं आकाशवाणी की विशेष संवाददाता मट्टू जेपी सिंह। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।